नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श प्रताप एकेडमी प्रयागराज में। मैं आदर्श प्रताप। दोस्तों, पहले चैप्टर में मैंने आपको संविधान और उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं जैसे राष्ट्र, राज्य, संप्रभुता, शासन तंत्र, सरकार एवं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में बताया था। आज मैं आपको दूसरे चैप्टर में शासन प्रणालियों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं बेल आइकन रहे और दोस्तों को भी शेयर करिए। दोस्तों, आइए जानते हैं शासन प्रणालियाँ, गवर्नेंस सिस्टम के बारे में। तो शासन प्रणालियाँ या गवर्नेंस सिस्टम, इसको हम दो आधार या दो बेस पे देख सकते हैं। एक है कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधार पे, अर्थात एग्जीक्यूटिव बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी के बीच रिलेशन के आधार पे। दूसरा केंद्र और राज्य के संबंध के आधार पे, अर्थात सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के संबंध के आधार पे। दो आधार पे हम इसका विभाजन कर सकते हैं। तो कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पे या एग्जीक्यूटिव बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी के संबंध के आधार पे शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है: संसदीय शासन प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम और अध्यक्षीय शासन प्रणाली प्रेसिडेंशियल सिस्टम। संसदीय शासन प्रणाली का आदर्श उदाहरण ब्रिटेन या यूके है, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली या प्रेसिडेंशियल सिस्टम का आदर्श उदाहरण यूएसए है। केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पे, अर्थात सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के संबंधों के आधार पे दो प्रकार की शासन व्यवस्था होती है: संघीय अर्थात फेडरल, दूसरी एकात्मक अर्थात यूनिटरी सिस्टम। संघीय व्यवस्था या फेडरल सिस्टम का आदर्श उदाहरण अमेरिका यूएसए है, जबकि एकात्मक या यूनिटरी सिस्टम का आदर्श उदाहरण यूके है। दोस्तों, एक बार इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इसके बाद दोनों सिस्टम्स, उनके विशेषताएं, गुण व दोषों के बारे में मैं आपको विस्तृत से बताऊंगा। एक बार ध्यानपूर्वक आप इस पर निगाह डाल लें। आइए देखते हैं कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी, विधायिका, लेजिस्लेटिव बॉडी के संबंधों के आधार पर शासन प्रणाली। कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधार पर शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है: संसदीय पार्लियामेंट्री और अध्यक्षीय प्रेसिडेंशियल। संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता ब्रिटेन है, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली का जन्मदाता अमेरिका है। आइए अब इनकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहले उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी। उत्तरदायित्व, संसदीय शासन व्यवस्था में उत्तरदायित्व पाया जाता है, अर्थात सरकार तभी तक बनी रहती है जब तक कि उसको सदन का विश्वास मत हासिल रहता है, अन्यथा सरकार गिर जाती है। यहाँ पे सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, अर्थात अगर किसी एक मंत्री या पूरे कैबिनेट के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार गिर जाती है। ये संसदीय व्यवस्था में पाया जाता है, जबकि अध्यक्षीय व्यवस्था में ये गुण नहीं पाया जाता। जैसे अमेरिका में देखें, राष्ट्रपति एक बार चुन लिया जाता है, उसके बाद वो अपना कार्यकाल पूरा करता ही है, उसके पहले वो नहीं हटाया जा सकता। हालांकि महाभियोग है, लगाया जा सकता है, लेकिन वो बहुत ही कठिन होता है। तो यहाँ पे उत्तरदायित्व नहीं पाया जाता है। आइए देखते हैं अगला, कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव बॉडी संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है या दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। एक है नाम मात्र की कार्यपालिका, जिसमें कि कार्यपालिका की सभी शक्तियाँ निहित होती हैं। दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका, जो कि शक्तियों का वास्तविक रूप में प्रयोग करता है। जैसे भारत को अगर देखें तो राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। अगर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में देखें तो यहाँ पे दोनों ही शक्तियाँ, माने एक ही व्यक्ति में कार्यपालिका की शक्तियाँ भी निहित होती हैं और वही वास्तविक रूप में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग भी करता है। तो यहाँ पे एकहरी कार्यपालिका होती है, सिंगल। अगला देखते हैं मंत्रीगणों की सदस्यता, मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स।
तो मंत्रीगणों की सदस्यता संसदीय व्यवस्था में दोहरी या डुअल पाई जाती है। मतलब सरकार में जो मंत्री होते हैं वो कार्यपालिका के सदस्य तो होते ही हैं, सरकार में तो होते ही हैं, साथ ही साथ उनका विधायिका का भी सदस्य होना अनिवार्य है। माने किसी भी एक सदन, निचले सदन या उच्च सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। जैसे भारत में देखें, अगर हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है फिर भी वो मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, नहीं तो वो मंत्री नहीं रहता। ऐसा कई उदाहरण हैं, जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो बाद में राज्यसभा से चुने गए। अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, बाद में वो राज्यसभा से आए। ठीक। अब अगर अध्यक्षीय शासन प्रणाली में देखें तो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है, यहाँ विधायिका, यहाँ पे जो कार्यपालिका के सदस्य हैं, यहाँ मंत्रियों का सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। यहाँ क्या होता है कि राष्ट्रपति चुन लिया गया, फिर राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार अपने मनपसंद व्यक्ति को मंत्री बना सकता है। जैसे तो होता क्या है, इसमें एक विशेषज्ञों का शासन होता है, स्पेशलिस्ट का शासन हो जाता है। जैसे अगर कोई मान लीजिए शिक्षा मंत्री बनाना है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, किसी प्रोफेसर को, भले ही वो सदन का सदस्य न हो, किसी प्रोफेसर को शिक्षा मंत्री बना देगा। मान लीजिए स्वास्थ्य मंत्री बनाना है तो किसी डॉक्टर को स्वास्थ्य मंत्री बना देगा। जरूरी नहीं है कि वो सदन का ही सदस्य हो, यहाँ पे ये चीज़ बाध्यता रहती है। अब किसी को मान लीजिए कोई प्रोफेसर है और अगर प्रधानमंत्री चाहे कि हम इसको अपना मंत्री बना लें, शिक्षा मंत्री बना लें, तो वो नहीं, तब तक नहीं बना तो सकता है, लेकिन बाद में उसको चुनाव भी लड़ना पड़ेगा, चुनाव जो जीतना पड़ेगा, आना पड़ेगा, सदन का सदस्य होना पड़ेगा। नहीं होता है तो वो नहीं बन पाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये हैं विशेषताएं इसकी। आइए अब देखते हैं संसदीय शासन। भारत में, हमारे यहाँ भारत में क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था है। हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों तक ब्रिटेन शासन करता रहा, तो एक तरह से उसी संस्कृति में हमारा भारत या भारतीय समाज रचा बसा था, इसलिए उसको बदला नहीं गया, संसदीय व्यवस्था को ही अपनाया गया है। आइए अब देखते हैं संसदीय शासन के गुणों के बारे में। पहला है उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी। यहाँ अकाउंटेबिलिटी सामूहिक होती है, अर्थात सरकार के किसी एक मंत्री के खिलाफ या पूरे कैबिनेट के खिलाफ, अगर पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार गिर जाती है। दूसरा उत्तरदायित्व से ये भी है कि चूँकि उत्तरदायित्व की भावना है तो विपक्ष जो है, विपक्ष के लोग तमाम क्वेश्चन, तमाम प्रस्तावों के माध्यम से सरकार पर दबाव भी बनाते हैं। इस वजह से भी उत्तरदायित्व रहता है। दूसरा है नियंत्रित सरकार या निरंकुशता का अभाव। जब नियंत्रित सरकार होती है माने निरंकुशता का अभाव होता है। ऐसा क्यों होता है? यही उत्तरदायित्व के कारण। क्योंकि सरकार जवाबदेह है सदन के प्रति, उसको विश्वास मत बनाए रखना पड़ता है उसको। इस वजह से सरकार हमेशा नियंत्रण में रहती है। विपक्ष के लोग भी हमेशा प्रश्न पूछकर, तमाम प्रस्तावों के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सरकार निरंकुश नहीं होने पाती। अगला है व्यापक प्रतिनिधित्व। अगला गुण है इसका व्यापक प्रतिनिधित्व। क्यों? ऐसा क्यों है? व्यापक प्रतिनिधित्व क्यों है? क्योंकि मान लीजिए कोई कानून है, कोई चर्चा है, कोई डिसीजन लेना है, तो उस पर क्या होता है, संसदीय शासन व्यवस्था में उसमें पूरे सदन में चर्चा होती है, कार्यपालिका भी शामिल होती है, उसमें विधायिका भी शामिल होती है। उत्तरदायित्व है, इसलिए सबको एक साथ लेके, लगभग सबको एक साथ लेके चला जाता है। तो सभी सांसदों का जब प्रतिनिधित्व उसमें रहता है, सभी का अपना कंट्रीब्यूशन होता है, उसके वजह से जनता का भी एक तरह से व्यापक प्रतिनिधित्व हो गया।
जितने सांसदों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा उतना ही जनता का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, क्योंकि सांसद जनता का प्रतिनिधि है। अगला गुण है कार्यपालिका और विधायिका में सामंजस्य। संसदीय शासन प्रणाली में चूंकि जैसा कि आपने यहाँ देखा कि मंत्रीगण जो होते हैं वो विधायिका के भी सदस्य होते हैं, इसलिए यहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका में एक सामंजस्य पाया जाता है। आइए अब इसके दोषों के बारे में देखते हैं। दोष क्या है? पहला तो इस सरकार का अस्थायी होने का खतरा होता। अगर मान लीजिए कि जो बहुमत का आंकड़ा है उससे बहुत ज़्यादा सरकार का बहुमत नहीं है, उसके आसपास है, या गठबंधन की सरकार है, तो इसमें क्या होता है, इस व्यवस्था में सरकारें अस्थायी होती हैं, बार बार गिरती हैं, बनती हैं, ये होता है। दूसरा, नीतियों की अनिश्चितता। अगर बहुमत का जो आंकड़ा है उससे बहुत ज़्यादा बहुमत नहीं है सरकार का, या गठबंधन सरकार है, तो ऐसे में भी क्या होता है, नीतियों की अनिश्चितता होती है। इसके अलावा विपक्ष भी कभी कभी बहुत हमलावर होता है, इस वजह से भी नीतियों की अनिश्चितता होती है। सरकार कोई नीति बनाना चाहती है, विपक्ष उसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा है, या गठबंधन सरकार है तो उसके जो घटक दल हैं वही विरोध कर रहे हैं, या सरकार का बहुमत बहुत ज़्यादा नहीं है आंकड़े से, तो भी सरकार नीतियां बनाने से हिचकती है, डिसीजन लेने से हिचकती है। माने यहाँ पे निर्णय लेने का अभाव होता है, नीतियों की अनिश्चितता होती है। अगला है मंत्रिमंडल की निरंकुशता। देखिए यहाँ पे तो हम बोल रहे हैं कि निरंकुशता का अभाव होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, दूसरी तरफ देखें तो मंत्रिमंडल जो होता है उसके निरंकुश होने का खतरा होता है। क्या, कैसे? अगर मान लीजिए कि जो बहुमत का आंकड़ा है उससे बहुत ज़्यादा सरकार का बहुमत है, ठीक, तो यहाँ तो केवल बहुमत का ही खेल है, तो अब सरकार तो जान ही रही है कि हमें खतरा नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि सरकार विपक्ष का ध्यान नहीं देती है, बल्कि मंत्रिमंडल जो भी निर्णय लेता है अपना ही निर्णय थोप देता है। ऐसा कई बार देखा जाता है। तो यहाँ पे मंत्रिमंडल के निरंकुश होने का भी खतरा बना रहता है। ये हैं संसदीय शासन प्रणाली के गुण और दोष। दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली के जो गुण हैं लगभग वही अध्यक्षीय शासन प्रणाली के दोष हैं, और जो इसके दोष हैं वही अध्यक्षीय शासन प्रणाली के गुण हैं। अब हम देखेंगे, इसके बाद अब हम देखेंगे संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली। आइए देखते हैं केंद्र राज्य संबंधों या शक्तियों के आधार पे शासन प्रणाली कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ केंद्र राज्य संबंध या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिलेशन के बेस पे हम देखेंगे। तो एक्चुअल में यहाँ संबंध से आशय है शक्तियों के विभाजन से, माने केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से है, उसी आधार पे दो प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है। एक है संघात्मक फेडरल, दूसरा है एकात्मक यूनिटरी। संघात्मक व्यवस्था का आदर्श उदाहरण अमेरिका है, जबकि एकात्मक व्यवस्था का आदर्श उदाहरण ब्रिटेन है। यहाँ पे जो संघात्मक व्यवस्था है इसको हम फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये समझौते का परिणाम होता है। यहाँ क्या होता है कि कुछ राज्य आपस में समझौता करके एक संघ बनाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी राज्य होते हैं वो एक बराबरी की स्थिति में होते हैं। जो संघ है, जैसे अमेरिका एक पूरा संघ है, और उस जितने भी उसके अंदर राज्य हैं वो सभी बराबर की स्थिति में होते हैं, अधीनस्थ की स्थिति में नहीं होते, अंडर में नहीं होते, ठीक, उनका भी अपना अस्तित्व होता है। और यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार होता है, राज्यों को संघ से अलग होने का भी अधिकार होता है। जबकि एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है, एकात्मक व्यवस्था इसमें समझौते जैसी कोई चीज़ नहीं होती। राज्य जो है उनका अपना अस्तित्व
नहीं के बराबर होता है और वो अलग भी नहीं हो सकते। वो ये चाहें कि हम अलग हो जाएं सेंट्रल से, केंद्र से, या पूरे संघ जैसी यहाँ खैर कोई चीज़ नहीं है, तो जैसे हम सेंट्रल से अलग हो जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। अब आइए देखते हैं विशेषताओं के आधार पर हम इनको देखते हैं क्या क्या विशेषताएं होती हैं। लिखित और कठोर संविधान। दोस्तों, कठोर संविधान क्या होता है, लचीला संविधान क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए, कठोर और लचीला से आशय है कि जब संविधान में परिवर्तन आसानी से हो जाए तो वो लचीला संविधान होता है, और अगर परिवर्तन आसानी से न हो तो उसे कठोर संविधान बोलते हैं। अब आसानी से आशय है कि अगर संविधान में संशोधन साधारण बहुमत से होता है तो उसे लचीला संविधान बोलते हैं, और अगर संविधान में परिवर्तन विशेष बहुमत से होता है तो उसे कठोर संविधान बोलते हैं। संघात्मक व्यवस्था में लिखित और कठोर संविधान होता है। लिखित से आशय है कि संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से स्पष्ट उल्लेख रहता है कि किन विषयों पे संघ कानून बनाएगा, किन विषयों पे राज्य कानून बनाएगा, या किन विषयों पे दोनों कानून बनाएंगे। ठीक है। दूसरा है तो संविधान कठोर होता है। कठोर से आशय है कि जैसा हमने आपको बताया कि आसानी से संविधान में परिवर्तन नहीं होता, जबकि एकात्मक व्यवस्था में जैसे ब्रिटेन को देखें तो वहाँ लिखित संविधान नहीं होता है, बल्कि समय समय पे संसद जो कानून बनाता है वही संविधान होता है। वहाँ पे संविधान कठोर भी नहीं होता है क्योंकि राज्यों को बहुत अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए ऐसी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो संघात्मक व्यवस्था में ऐसा क्यों है? क्योंकि जब कुछ लोग समझौता किए हैं तो आपस में वो कायदे से बंधे रहें, ठीक से रहें, बंधे रहें, उनके बीच आपस में विवाद न हो, उसके लिए क्या है कि संविधान लिखित होता है, स्पष्ट होता है कि भाई ये चीज़ लिखा हुआ है, तो उसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं आती। और कठोर भी होता है, ठीक, जिससे जब कठोर होने से क्या होता है कि आपस में वो कायदे से बंधे रहते हैं, अच्छा संघ बनता है। जबकि यहाँ ऐसी चूँकि समझौता है नहीं तो ऐसी ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखित और कठोर संविधान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ राज्यों का अपना अस्तित्व ही लगभग नहीं होता है। अब आइए संविधान की सर्वोच्चता। देखिए, संघात्मक व्यवस्था में क्या है, संविधान सर्वोच्च होता है। बात वही आती है, क्यों सर्वोच्च होता है? क्योंकि ये समझौते का परिणाम है, राज्य आपस में बंधे रहें, उसके लिए क्या है कि हम उसको एक सुप्रीम, उसी को एक आदर्श मानते हैं, उसको मान के ही सब काम करते हैं, जिससे आपस में सभी राज्य, पूरा संघ बना रहे, टूटने न पाए, इसलिए संविधान सर्वोच्च होता है। जबकि यहाँ पे राज्य कमज़ोर हैं, राज्यों का अपना अस्तित्व लगभग नहीं के बराबर है, तो यहाँ समझौते जैसी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऐसी ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए एकात्मक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च नहीं होता। देखिए, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च होती है, ठीक। अब आइए स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का संघात्मक व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये समझौते का परिणाम है। तो जिससे अगर कोई विवाद हो तो जब न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी तभी वो स्वतंत्र होकर सही निर्णय दे पाएगी, इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। जबकि एकात्मक व्यवस्था में ऐसा नहीं है। दोस्तों, यहाँ देखिए, ऐसा कहा जाता है, जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में अगर हम देखें तो अमेरिका की जो न्यायपालिका है वो पूरे विश्व में सबसे मजबूत होती है, सबसे स्वतंत्र होती है। वो जो कहती है वही लगभग वही संविधान होता है, ठीक। इतनी स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है, इतनी मजबूत न्यायपालिका पाई जाती है। और वहीं यहाँ पे देखिए, ब्रिटेन में न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का भी अधिकार नहीं है। अब आइए देखते हैं अगली विशेषता, दो संप्रभु सरकार। दोस्तों, संप्रभुता किसी भी देश या राज्य के
निर्णय लेने की शक्ति को संप्रभुता कहते हैं। संप्रभुता किसी भी देश या राज्य का प्राण तत्व है, उसके बिना राज्य या देश का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं संप्रभुता के आधार पे संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है। दो संप्रभु सरकारें पाई जाती हैं, माने यहाँ पे जो राज्य हैं वो भी संप्रभु होते हैं और संघ भी संप्रभु होता है। ठीक है, दोनों की अपनी संप्रभुता होती है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में राज्यों की संप्रभुता नहीं पाई जाती, राज्यों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे राज्यों का अपना अस्तित्व होता है, वो संघ सरकार से बराबरी की स्थिति में होते हैं, उनकी अपनी संप्रभुता होती है। अगर भारत के विषय में देखें, हम भारत के विषय में बाद में फिर से बात करेंगे, लेकिन अगर भारत में क्या होता है कि संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी यहाँ पे राज्य संप्रभु नहीं हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार ये चाहे कि हम बिना केंद्र की इजाज़त के अमेरिका से समझौता कर लें, पाकिस्तान से समझौता कर लें, तो क्या कर सकती है? नहीं। इसलिए भारत में राज्य सरकारें संप्रभु नहीं हैं। अब देखते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था। तो जो संघात्मक व्यवस्था है वहाँ पे दो सदन पाया जाता है। ठीक है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। दो सदन का मतलब उच्च सदन और निम्न सदन। आइए देखते हैं अगली विशेषता, शक्तियों का विभाजन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पावर डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र और राज्यों के बीच। संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन अस्पष्ट लिखित होता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि संघात्मक व्यवस्था में स्पष्ट और लिखित से आशय है कि संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से संविधान में स्पष्ट उल्लेख होता है कि किन विषयों पर राज्य कानून बनाएगा, किन विषयों पर संघ कानून बनाएगा और किन विषयों पे दोनों कानून बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, लिखित होता है। और अवशिष्ट शक्तियाँ माने बची हुई शक्तियाँ, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, इनके बाद जो शक्तियाँ बची होती हैं उन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ बोलते हैं। यहाँ अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास होती हैं, जबकि एकात्मक व्यवस्था में शक्तियाँ केंद्र की ओर झुकी हुई होती हैं, माने केंद्र को काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और राज्यों को शक्तियाँ न के बराबर प्राप्त होती हैं। जो केंद्र देता है वही उन्हें मिलता है। जब और एकात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ भी केंद्र के पास होती हैं। यहाँ अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य के पास थी और यहाँ पे अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। आइए अब देखते हैं नागरिकता। संघात्मक व्यवस्था में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, डुअल नागरिकता पाई जाती है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में एकहरी या सिंगल नागरिकता पाई जाती है। यहाँ क्या होता है, संघात्मक व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति जिस राज्य में रहता है उस राज्य की भी उसके पास नागरिकता होती है और उस संघ की जिस संघ में है उसकी भी नागरिकता होती है। ठीक है, जैसे अमेरिका है, कोई कैलिफोर्निया में रह रहा है तो उसकी अपनी कैलिफोर्निया की भी नागरिकता होगी और यूएसए की भी नागरिकता होगी। जबकि अगर हम एकात्मक व्यवस्था में देखें तो ऐसा नहीं है। अब देखिए, एकात्मक व्यवस्था में एकहरी नागरिकता ये भारत में भी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी व्यक्ति, हम क्या बोलेंगे, जैसे हम यूपी में रहते हैं अगर, तो हम ये तो बोलेंगे कि हम यूपी के नागरिक हैं। क्या यूपी की नागरिकता जैसी कोई चीज़ होती है? नहीं, भारत की नागरिकता होती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक नागरिकता पाई जाती है। सारांश रूप में हम यह कह सकते हैं कि संघात्मक व्यवस्था समझौते का परिणाम है। संघात्मक व्यवस्था में राज्य संघ के बराबर की स्थिति में होते हैं, उनकी अपनी संप्रभुता होती है तथा राज्य और संघ के बीच संविधान के विभिन्न सूचियों के माध्यम से शक्तियों का स्पष्ट और लिखित विभाजन होता है। लिखित और कठोर संविधान होता है, स्वतंत्र और ताकतवर न्यायपालिका होती है, जबकि एकात्मक व्यवस्था समझौते का परिणाम नहीं होती। एकात्मक व्यवस्था में राज्य संघ या केंद्र के बराबर न होकर अधीनस्थ की स्थिति में होते हैं। राज्यों की अपनी कोई संप्रभुता नहीं होती। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का संविधान के माध्यम से कोई बंटवारा नहीं होता, बल्कि
राज्यों को केंद्र द्वारा जो शक्ति दी जाती है वही उन्हें मिलती है। इसके अलावा कठोर और लिखित संविधान नहीं होता, स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होती, बल्कि कमज़ोर न्यायपालिका होती है। कुल मिलाकर संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था में मुख्य अंतर राज्यों की संप्रभुता और संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का है। अगर राज्य संप्रभु हैं तो संघात्मक व्यवस्था होगी, नहीं तो एकात्मक। अगर संघ और राज्य के बीच शक्तियों का संविधान के माध्यम से लिखित बंटवारा है तो संघात्मक व्यवस्था होगी, नहीं तो एकात्मक व्यवस्था होगी। अब आइए देखते हैं कि भारत हमारा वो संघात्मक है या एकात्मक है। देखिए, भारत क्या लिखा हुआ है हमारे संविधान में? हमारे संविधान में लिखा है भारत या इंडिया राज्यों का एक संघ है। इंग्लिश में लिखा है भारत और इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स। ध्यान दीजिएगा, फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो भारत में, हमारे संविधान में भारत में कुछ विशेषता संघ की पाई जाती है और कुछ एकात्मक की पाई जाती है। इसीलिए भारत अर्ध संघ है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा क्यों किया? देखिए, वो लोग उस समय बहुत ही पवित्र मन से, बहुत ही विचार से, बहुत ही टैलेंटेड लोग थे जो उन्होंने ऐसा बनाया। न तो इसको लिया केवल, न ही इसको केवल लिया, दोनों का मिक्सचर बनाया, दोनों का मिला जुला के गुण दिया। ऐसा क्यों दिया? क्योंकि भारत विभिन्न भाषाओं, विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृति का देश है। अगर हम किसी एक में उसको बांधेंगे तो प्रॉब्लम होगी, पूरा जो है बिखर जाएगा भारत। ठीक, अभी देखिए, अब 7 के ही लगभग हैं। पाकिस्तान है, उधर बांग्लादेश है, श्रीलंका है, आपस देखिए ये सब में नेपाल है। यहाँ पे हमेशा अस्थायित्व रहता है, जबकि भारत इतना बड़ा है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी विभिन्नताएं हैं, उसके बावजूद बंधा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान इतना अच्छा है, इतने संविधान निर्माताओं ने उसे इतना अच्छा बनाया है। ठीक है, तो भारत में देखिए संविधान, अब देखिए इनकी गुणों के आधार पे देखिए तो आप देखेंगे कि कुछ व्यवस्था, कुछ गुण इसके पाए जाते हैं भारत में और कुछ गुण इसके पाए जाते हैं। जैसे भारत में क्या है? लिखित संविधान है। ठीक है, कठोर भी है और लचीला भी है। देखिए, संविधान कठोर से आशय क्या होता है? संविधान कठोर और लचीला का मतलब होता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आगे फिर बताऊँगा। कोई भी संविधान कठोर और लचीला संविधान संशोधन प्रक्रिया के आधार पर होता है। अगर साधारण बहुमत से कोई संविधान संशोधन होता है तो संविधान को लचीला बोलते हैं। अगर विशेष बहुमत से कोई संविधान संशोधन होता है तो उसे हम कठोर बोलते हैं। ठीक है, तो भारत में संविधान कठोर भी है, लचीला भी है और लिखित है। ठीक, माने ये व्यवस्था पाई जाती है। ठीक, संविधान की सर्वोच्चता देखें तो हमारे यहाँ संविधान भी सर्वोच्च है। ठीक, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका हमारे यहाँ क्या है? स्वतंत्र है। उसको न्यायिक, देखिए यहाँ पे संघ, उसको न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, माने संघात्मक व्यवस्था का ये गुण पाया जाता है भारत में। ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्था ये भी पाई जाती है। तो ये सब गुण तो संघात्मक व्यवस्था के पाए जाते हैं। अब देखिए, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन स्पष्ट भी है, लिखित भी है। जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। ठीक, ये तो संघात्मक व्यवस्था का गुण पाया जाता है। लेकिन अवशिष्ट शक्तियाँ, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, एकात्मक व्यवस्था का गुण पाया जाता है। दूसरा कि शक्तियाँ केंद्र की ओर झुकी हुई भी हैं। विशेष स्थिति में केंद्र बहुत मजबूत हो जाता है। जैसे आपात स्थिति में क्या होता है? केंद्र
पूरी तरह से मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो कुछ ये संघात्मक व्यवस्था फिर एकात्मक दोनों गुण पाए जा रहे हैं। अब आइए नागरिकता। अब देखिए, संघात्मक व्यवस्था अगर है, केवल संघात्मक व्यवस्था होती तो दोहरी नागरिकता पाई जाए, लेकिन भारत में क्या है, ये एकात्मक एकहरी नागरिकता पाई जाती है, मतलब कि एकात्मक व्यवस्था का गुण पाया जाता है। आइए देखते हैं दो संप्रभु सरकार। क्या भारत में दोनों सरकारें संप्रभु होती हैं? नहीं, राज्य सरकारें संप्रभु नहीं होती हैं। तो ये एकात्मक व्यवस्था का गुण है। तो कुछ गुण एकात्मक व्यवस्था के, कुछ संघात्मक व्यवस्था के पाए जाते हैं। इसलिए भारत क्या है, एक अर्ध संघ है। भारत को क्या बोलते हैं, सैद्धांतिक रूप में लिखा तो है भारत एक संघ है, ठीक, लेकिन वास्तव में क्या है, भारत एक अर्ध संघ है। अच्छा, एक बात और देखिए, हमने आपको बताया था कि भारत में फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत जो संघ है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। वहाँ राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। इसलिए संविधान में संघ के लिए फेडरेशन नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत को क्या बोलते हैं, भारत एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब विनाशी राज्यों का मतलब राज्य तो खत्म हो सकते हैं, मतलब राज्यों की सीमा में परिवर्तन हो सकता है, राज्यों के नाम बदल सकते हैं, उनको दो भाग भी किया जा सकता है, लेकिन संघ में संघ नहीं टूट सकता। इसलिए भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। सारांशतः भारत संसदीय व्यवस्था वाला, सैद्धांतिक और लिखित रूप में संघात्मक व्यवस्था वाला तथा व्यवहारिक रूप में अर्ध संघात्मक व्यवस्था वाला देश है। जल्द ही नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे।